गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज से आपकी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने भी कोर्स ले रखा है जल्दी से सभी लोग आ जाइए ना। आई होप सबके पास मैसेज पहुंच चुका होगा क्लास का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट क्लास को। जैसे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है कि भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में फर्स्ट टॉपिक ही आपका इजी टॉपिक है। इजी क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपकी ट्वेल्थ आपकी एनसीईआरटी बेस एग्जाम है, तो भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में किस प्रकार है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब आपको पता है कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, इसका अर्थ क्या है, ये आप 11th से पढ़ते आ रहे हैं। इवन आप जब 10th क्लास तक थी, तो 10th क्लास में भी आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता था, आपके सोशल साइंस का पार्ट। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट हुआ करता था, आपका एक भाग हुआ करता था भूगोल। अब उसको जब आप इंडिविजुअल जब आर्ट्स लेते हैं ना, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट यानी कि आप 11th क्लास करते हैं, तो 11th में आपके पास सब्जेक्ट रहता है, आपको भूगोल लेने का एक विकल्प आपके पास रहता है। तो वहां से आप इस सब्जेक्ट को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में, एक अलग वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ते हैं। तो भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की कौन-कौन सी शाखाएँ हैं? अब ज़रूरी नहीं है कि भूगोल एक है तो भूगोल के अंदर केवल एक चीज़ का ही हम अध्ययन करते हैं। भूगोल के अंदर अपन ऐतिहासिक भूगोल भी पढ़ते हैं, हम भौतिक भूगोल भी पढ़ते हैं, मृदा भूगोल भी पढ़ते हैं, जीव भूगोल भी पढ़ते हैं, पर्यावरण भूगोल भी पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल भी पढ़ते हैं, प्रायोगिक भूगोल भी पढ़ते हैं, कृषि भूगोल भी पढ़ते हैं। इस प्रकार आपकी अलग-अलग आपकी ये सारी इसकी शाखाएँ होती हैं। तो ये कौन-कौन सी भूगोल की शाखाएँ रहने वाली हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में भौतिक भूगोल का क्या महत्व है, हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका क्या महत्व है, क्योंकि आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसी के अंदर आपके लगभग कुछ पार्ट्स यहाँ पर आपके ऐड कर दिए जाते हैं ना। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही आपका जैसे कि आपका जियोमॉर्फोलॉजी आ जाता है ना? आपकी भू आकृति जियोमॉर्फोलॉजी आ जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी आ जाती है। इसी में आपकी क्लाइमेटोलॉजी आ जाती है, क्लाइमेटोलॉजी आ जाती है। इसी में आपकी ओशिनोग्राफी आ जाती है, यानी कि आपकी हाइड्रोलॉजी आ जाती है। जल विज्ञान फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही आता है, और इसी के अंदर ही हम बायो ज्योग्राफी या फिर हम एनवायरनमेंट को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके भौतिक भूगोल का महत्व ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह से ये यूनिट्स ऐड की जाती हैं। तो हम स्टार्ट करें हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, यानी कि भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में। तो एक बार हम थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बीच में आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। एक सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे दामोदर जी। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को। तो सबसे पहले अगर बात करें कि भूगोल शब्द का प्रयोग कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो भूगोल शब्द का प्रयोग जो हमारे ग्रीक विद्वान है इरेटोस्थेनीस के द्वारा 276 से 194 ईसा पूर्व में इसका उपयोग किया गया था। तो भूगोल शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? इरेटोस्थेनीस। जब हम ग्रीक विद्वान पढ़ते हैं, जब हम थॉट पढ़ते हैं ना, थॉट यानी कि ज्योग्राफिकल थॉट अपन जो चैप्टर पढ़ते हैं, हमारी यूनिट पढ़ते हैं, उसमें हम ग्रीक विद्वान पढ़ते हैं, रोमन विद्वान पढ़ते हैं, हमारे अरब ज्योग्राफर पढ़ते हैं। उसी में आपके ग्रीक विद्वान में आपके इरेटोस्थनीज हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द यानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के, अब आपकी ये ग्रीक भाषा है, यूनानी भाषा है, ग्रीक भाषा के जीई यानी कि जीई का मतलब होता है आपका पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही हमारा क्या है, ज्योग्राफी का अर्थ माना गया है। अब पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में वर्णन यानी कि पृथ्वी का वर्णन करते हैं। अब पृथ्वी का वर्णन किस रूप में किया गया है? मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन किया गया है। तो सीधा सीधा अगर इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो इसमें सीधा सीधा पूछा जाएगा कि पृथ्वी का अध्ययन किस रूप में किया जाता है ग्रीक विद्वान के अनुसार। तो पृथ्वी का अध्ययन ग्रीक विद्वानों के अनुसार मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन किया
जाता है। यथार्थता बहुआयामी होती है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है। अब मल्टी डायमेंशनल मैंने बोला कि यथार्थता यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर हम क्या-क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी नाम में ही आ रहा है, ज्योग्राफी एक समाकलित विषय के रूप में, समाकलित यानी कि इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है आपके, इसके अंदर सभी सब्जेक्ट इंक्लूड की जाती हैं। जैसा कि ज्योग्राफी को बोला जाता है, भूगोल क्या है? सभी विषयों की क्या है? जननी। भूगोल सभी विषयों की आपकी जननी है, सभी विषयों की जननी है ना? ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ होल साइंस को बोला जाता है, सभी विज्ञानों की जननी है ना, सभी विषयों की जननी है। तो इस प्रकार से अगर भूगोल के अंदर केवल हम भूगोल की बात नहीं करते हैं, हम इसके अंदर सभी चीजों की हम बात करते हैं। जैसे जैसे हम आगे इसमें बढ़ेंगे, इसकी शाखाओं की बात करते जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी इसको बोला जाता है। पृथ्वी भी क्या है? बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान, जैसे कि भौमिकी हो गया, मृदा विज्ञान हो गया, समुद्र विज्ञान हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, और अन्य सह विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान के अन्य अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास हो गया है ना, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृ विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। यानी कि सभी क्या है? एक्चुअल है, सभी चीजें क्या है? एक्चुअल है, यथार्थ है। यथार्थ यानी कि जो जैसी है वो वैसी ही है। अब जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो जिस प्रकार से जो हमारे सामने धरातल है, उचावच है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, वो जिस रूप में हमारे सामने है, वो उसी रूप के अंदर हम उनका अध्ययन करते हैं। तो यही है कि सारी चीजें इसके अंदर वास्तविकता की चीजें, वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा भूगोल अन्य विषयों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट को संबंध है। यानी कि ये इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है, आपका समाकलित विषय है, इसके अंदर अन्य विषयों को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक दोनों वातावरण में भिन्नता दिखाई देती है। अब वो भिन्नता किस प्रकार से दिखाई देगी? अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक है। अब क्षेत्रीय विभिन्नता, एक लाइन आ रही है यहाँ पर, क्षेत्रीय विभिन्नता यानी कि एक क्षेत्र, उसमें अलग अलग आपकी भिन्नता पाई जाती है। कैसे पाई जाएगी है ना? इसका सबसे पहले तो क्षेत्रीय भिन्नता का एरियल डिफरेंशियल्स का ये शब्द का यूज किसने किया था? हमारे हार्टशॉन महोदय ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। हार्टशॉन महोदय ने हमारे एरियल डिफरेंशियल्स यानी कि आपकी क्षेत्रीय विभिन्नता का प्रयोग किया था। क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन के बारे में इन्होंने बताया था। क्षेत्रीय विभिन्नता यानी कि भूगोल उन तथ्यों का अध्ययन करता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोल उन तत्वों का अध्ययन करेगा जो क्षेत्रीय संदर्भ में क्या होंगे? भिन्न होंगे। जैसे भूगोल वेता धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता के अध्ययन के साथ में इन विभिन्नताओं के कारकों का भी अध्ययन इसमें करते हैं। अब क्षेत्रीय विभिन्नता कैसे होगी कि किसी क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की विशेषता है ना? अब बात करें कि भौतिक और सांस्कृतिक। भौतिक यानी कि आपके धरातल कैसा है, आपका उचावच कैसा है, पर्वत पठार मैदान कैसे हैं। इसके बाद में सांस्कृतिक विशेषताएं यानी कि आपके वहां पर मनुष्य का कल्चर कैसा है, वहां पर वो धरातल के उचावच पर किस प्रकार की आपकी कृषि करते हैं, किस प्रकार का रहन सहन है, उनके बीच का ये संबंध देखा जाता है। तो इसके इसके कारण इसको बोला जाता है कि भूगोल का क्षेत्रीय अध्ययन का भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन इसमें किया जाता है। इस प्रकार भूगोल के नहीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य में कार्य कारण संबंध को ज्ञात करता है। यहाँ पर आ रहा है आपका संबंध कार्य कारण, यानी कि आपका वर्क एंड आपके कोज एंड इफेक्ट की बात की जाती है। अब कोज एंड इफेक्ट की बात कब की जाएगी? जब आप उस शब्द में क्यों का शब्द क्यों का क्वेश्चन यहाँ पर लगा देते हैं। क्यों मतलब यानी कि किस कारण से वहां पर की जा रही है। तो कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने के लिए हम भूगोल विषय को पढ़ते हैं कि वहां पर ही ऐसा क्यों है, वहां पर ऐसी जलवायु क्यों पाई जाती है, पवनें इसी प्रकार से क्यों चलती हैं, वायुदाब क्यों घटता बढ़ता है। इसके अलावा आपके जो महासागर है वहां इस प्रकार से महासागरों के बीच में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं वहां पर क्यों है ना। इन सब की सभी चीजों की बात हम इसमें करेंगे। भौगोलिक तथ्य भौतिक तथा मानवीय स्थैतिक नहीं, स्थैतिक यानी कि आपका स्टैटिक नहीं है, आपका एक स्थिर नहीं है, अपितु गत्यात्मक होते हैं। गत्यात्मक यानी कि ये डायनेमिक होते हैं, ये परिवर्तित होते रहते हैं, हमेशा एक समान नहीं होते हैं। क्लियर? इसके अलावा वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच में आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि
ऊंचावच की बात करें, है ना, एग्जाम्पल के आधार पर हम ऊंचावच लें, जैसे पर्वत है। अब पर्वत है, कौन सा पर्वत लेंगे, हमारा जो राजस्थान में है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को लेते हैं तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची यानी कि पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती थी प्राचीन काल में। लेकिन ये वर्तमान में किस प्रकार की हो गई है, ये आपकी अवशिष्ट पर्वतमाला ये देखी जाती है। तो चेंज हो गया, पहले इसकी विशेषता क्या थी, वर्तमान में ये किस विशेषता का है। तो इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, निरंतर इसमें परिवर्तनशील ये क्रियाएं होती रहती हैं। इस प्रकार भूगोल प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित माना जाता है। अब नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट दो शब्द रहने वाले हैं, अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन, और एक होता है आपका अपरिवर्तन यानी कि आपका मॉडिफिकेशन। अब अडोप्टेशन और मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अडोप्टेशन यानी कि अडोप्ट कर लेना, उसके अनुकूल हो जाना। अब जिस प्रकार से आपके सामने किसी प्रकार की जलवायु है, आप कौन से आपके कटिबंध में रहते हैं, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए, यह आपके पृथ्वी का ये ग्लोब है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। क्लियर, इतना तो आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो आपके जो मनुष्य है, जो आपके उष्ण कटिबंध, इस एरिया को हम क्या नाम देते हैं, हम ट्रॉपिक एरिया यानी कि उष्ण कटिबंध इसको नाम दिया जाता है। जो व्यक्ति उष्ण कटिबंध में रहते हैं, यहाँ पर आपके सूर्य की किरणें आपके लंबवत रहती हैं, तो यहाँ पर आपके क्या रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, हाई टेम्परेचर रहेगा। इसके अपोजिट आपके जो 90 डिग्री पोलर रीजन है, 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर आपके टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर यहाँ पर तापमान आपका कम रहता है। अब इसमें मॉडिफिकेशन कैसे होगा, है तो पूरी ग्लोब ही है ना, पूरी पृथ्वी है। अब पूरी पृथ्वी के ऊपर कुछ लोग यहाँ निवास करते हैं, कुछ लोग यहाँ निवास करते हैं। अब जो लोग आपके उष्ण कटिबंध में निवास करते हैं, वो उन वहां की परिस्थितियों से, वहां से जलवायु से उसमें लीन हो जाते हैं, यानी कि उसकी उनकी आदत हो जाती है, जिसके कारण से वो यहाँ पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वहीं पर जो 90 डिग्री वाले जो मनुष्य हैं, वहां पर इनकी यहाँ पर रहन सहन की इनकी आदतें हो जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब अगर 90 डिग्री यानी कि आपके ध्रुवीय मनुष्यों को अगर उष्ण कटिबंध में लाया जाए, तो क्या वो अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत कर लेंगे, या फिर आपके जो उष्ण कटिबंध वाले मनुष्य है, उनको अगर ध्रुव के पास में ले जाया जाए, तो क्या वो अपना जीवन वहां पर व्यतीत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अडोप्टेशन यानी कि आपके सामने जैसे परिस्थितियां दी गई हैं, उनको अनुकूल, उनके अनुकूल आपको अपने जीवन को इसको संबंधित कर लिया है, उसको जीना सीख लिया है। उसी प्रकार से आपको होता है अपरिवर्तन यानी कि मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन क्या होगा, अब जैसे कि आपके यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर ठंडे ठंडा क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है। अब मनुष्य ज्यादा ठंडा क्षेत्र में भी नहीं रह सकता, उसको यहाँ पर रहने के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। या फिर हम सॉरी उष्ण कटिबंध की बात करें कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, वहां पर आपकी गर्मी हो रही है ज्यादा। अब मनुष्य ज्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकता, उसके लिए भी मनुष्य को क्या चाहिए, शीतलन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ वाले मनुष्य तो क्या करेंगे, एयर कंडीशनर का यूज करेंगे, पंखे का यूज करेंगे, कूलर का यूज करेंगे, है ना। और यहाँ वाले जो मनुष्य हैं ठंडे क्षेत्रों वाले, वो कुछ ना कुछ गर्म या चीजों का यूज करेंगे, जैसे लकड़ियां जलाना, घर उनके ऐसे रहेंगे जैसे उसके अंदर आप लकड़ियां जलाकर उसको गर्म कर सके। तो उसके अनुकूल जो आपकी चीज सामने चीजें दी गई है, उसको अडॉप्ट करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन का काम करने का कार्य भी किसमें किया जाता है, भूगोल के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर। तो एडॉप्टेशन और मॉडिफिकेशन के माध्यम से मानव ने प्रकृति के साथ में क्या किया है, समझौता किया है, कि जैसा प्रकृति ने दिया है उसको तो अनुकूल अपने बनाया ही है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको अपने जीवन के अनुकूल बनाने के भी मानव ने प्रयास किए हैं। मानव ने प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया है, और इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। क्लियर। भूगोल इसी अंतर प्रक्रिया संबंध का इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी कि इनके बीच में जो इंटरलिंक होता है, इंटर रिलेशन होता है, उनका ही अध्ययन क्या होता है, हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल किस प्रकार से अध्ययन करेगा, तो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित होता है। अब 3 प्रश्नों में से एक क्वेश्चन हमने पहले देख लिया, कार्य कारण संबंध के लिए हम क्यों शब्द का यूज करते हैं। तो अगर वैज्ञानिक विषय के रूप में देखें, तो इसमें एक तो होता है क्या शब्द, यानी कि इसमें क्या होता है, व्हाट, है ना,
व्हाट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कहाँ, यानी कि कहाँ पर है, वेयर। और फिर हम बात करते हैं कि क्या चीज कहाँ पर है और वहां पर ही वो क्यों है, यानी कि वाई की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से इन तीन शब्दों का, इन तीन क्वेश्चनों का आंसर हम भूगोल के अंदर ढूंढते हैं। अब इसमें अगर बात करें कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े प्रश्न, क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। अब क्या प्रश्न के उत्तर कौन से देते हैं, यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान, यानी कि मॉडल की पहचान के से जुड़े क्वेश्चन हमें क्या क्या, प्राकृतिक सांस्कृतिक यानी कि वहाँ की संस्कृति क्या है ना, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ के लोग क्या है ना, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो क्या, अब जैसे प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक की बात करें कि वो पर्वत कौन सा क्या है ना, पर्वत कौन सा है, वहां पर क्या है, क्या वहाँ पे हरी यानी कि वनस्पति है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर हम अगर वेयर की बात करें कि कहाँ पर है, तो भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, वितरण से संबंधित, क्योंकि कहाँ शब्द आ रहा है कि कहाँ कहाँ पर वो फैले हुए हैं, कि ऐसे ये पर्वत कहाँ पर है ना, ये आपके जो ऊंचावच है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, वो कहाँ पर है। तो उनके स्थान के स्पेस की बात हम किसमें करेंगे, भौतिक यानी कि फिजिकल, है ना, फिजिकल और सांस्कृतिक दोनों की हम बात करेंगे ना। फिर है हम तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध या व्याख्या से जुड़े हुए प्रश्न, यानी कि वाई का यूज हम करते हैं कि ये सारी चीजें वहीं पर क्यों है, जो भी चीजें क्या है और कहाँ पर है ना, वो चीजें वहीं पर क्यों है और वो ही क्यों है ना, इनकी बात हम कहाँ पर करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में, यानी कि कार्य कारण संबंध संबंध में हम करते हैं। अब एक विषय के रूप में भूगोल क्रोड क्षेत्र यानी कि स्पेस से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन किया जाता है। अब स्थानिक विशेषताओं गुणों का विवेचन करने के लिए आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी 11 ट्वेल्थ में, है ना, तो इसमें सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी के अंदर ही क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जो स्थानिक कालों का प्रयोग करते हैं वो कौन सी भूगोल के लिए करते हैं। तो इसमें आपका सब्जेक्ट यानी कि आपका ऑप्शंस में था दर्शन शास्त्र हो गया ना, इतिहास हो गया, मनोविज्ञान हो गया, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो अगर स्थानिक कालों का प्रयोग करते हैं, यानी कि काल का यूज हम कर रहे हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम हिस्ट्री का यूज करते हैं, हम इतिहास का यूज करते हैं। क्लियर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ से इस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना रहती है। भूगोल क्षेत्र में तथ्यों का वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया, यानी कि डायनेमिक इंटरेक्शन से उपजे तथ्यों के बीच में साहचर्य, यानी कि एसोसिएशन एवं अंतर संबंध, यानी कि इंटर रिलेशनशिप का विश्लेषण यहाँ पर करता है। अब एसोसिएट किस प्रकार से है, यानी कि वो उसमें सहायक क्यों है ना, एसोसिएट क्यों है, उसमें साहचर्य कैसे, उसमें सहायक कैसे हैं, साथ में उनके बीच में रिलेशन क्या है, उनके बीच के अंतर संबंध क्या है, इनका विश्लेषण हम किसमें करते हैं, ज्योग्राफी के अंदर करते हैं, भूगोल के अंदर करते हैं। साथ में भूगोल में भी करेंगे तो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, तो आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है और आपके भौतिक विज्ञान है और आपके जो मानव भूगोल है, ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी, उनके बीच का संबंध कैसा है, वो दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरलिंक है, दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से एसोसिएटेड है। अब भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है, भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में है, किस प्रकार से है, इतिहास एवं भूगोल में अंतर। भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं और हम भूगोल पढ़ते हैं। इसके अलावा भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण, स्पाशियल सिंथेसिस का प्रयास करता है, जबकि ये किसका यूज कर रहा है, हम इसमें कर रहे हैं भूगोल और इतिहास के अंतर की। फर्स्ट जो आपका इसमें इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है वो आपका इतिहास और भूगोल है। अब इतिहास और भूगोल को इंटरलिंक करके उनके बीच में एसोसिएशन करके किस प्रकार से पढ़ा जाता है, तो भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण, स्पाशियल सिंथेसिस का प्रयास करता है, किसका यूज करता है, क्षेत्रीय संश्लेषण, यानी कि किसी क्षेत्र के अंदर क्या गतिविधियां हो रही है इनके बारे में बात करता है। इतिहास की बात करें तो कालिक संश्लेषण, टेम्पोरल आपके जो सिंथेसिस होता है उसका इसमें प्रयास करता है। तो अगर क्वेश्चन बनना चाहे तो यहाँ से बन सकता है कि अगर भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण का यूज करता है की व्याख्या करता है, तो इतिहास कौन से सिंथेसिस या किसकी व्याख्या करेगा, तो इतिहास करेगा आपके कालिक संश्लेषण की, आपके टेम्पोरल सिंथेसिस की इसमें व्याख्या करता है। क्लियर।
फिर आगे बात करें कि भूगोल का उपागम या भूगोल की अप्रोच क्या है, समग्रात्मक है, होलिस्टिक अप्रोच है। अतः ये सत्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। भूगोल क्या है, सभी भूगोल के अंदर सभी विषयों का अध्ययन हम करते हैं ना, तो भूगोल एक क्या है, परस्पर सभी विषयों से निर्भर है, इंटरलिंक है या अंतर संबंध देखा जाता है। अब आई होप आपको इस एक डायग्राम से भूगोल का क्षेत्र का आपको एरिया पता चल जाएगा कि भूगोल के अंदर किस किस विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये अगर बात करें कि भूगोल का क्षेत्र, यह है आपके भूगोल का क्षेत्र। भूगोल के क्षेत्र के अंदर आई होप आपको इसमें क्लियर विजिबल होगा, नहीं है तो मैं यहाँ पर अलग से आपके लिए लिख दूंगी। तो अगर भूगोल की इसमें बात की जाए तो सबसे पहले भूगोल में क्या पढ़ते हैं, हम भूविज्ञान पढ़ते हैं। भूविज्ञान यानी कि हम भू आकृतिक विज्ञान इसमें पढ़ते हैं, जियोमोर्फोलॉजी आपके इसमें पढ़ी जाती है, भू आकृति विज्ञान। फिर अगर इसमें बात करें हम कि भूगोल के अंदर सेकंड यूनिट कौन सी होगी आपकी, जलवायु विज्ञान होगी, क्लाइमेटोलॉजी आपके इसमें देखी जाएगी। यह आपके फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट्स ये माने जाएंगे। फिर आपके थर्ड है आपके हाइड्रोलॉजी या फिर आपका समुद्र विज्ञान या ओशियनोग्राफी। समुद्र विज्ञान की बात भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे। फिर आ जाती है आपकी मृदा भूगोल, मृदा भूगोल। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से मिट्टियां हैं, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से उनका वितरण है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपकी वनस्पति भूगोल या इसी को आप पादप भूगोल के नाम से भी जानते हैं। पादप भूगोल के अंदर आपके कौन कौन से आपकी वनस्पतियां हैं, कौन कहाँ कहाँ पर इनका वितरण है, इनके ऊपर जलवायु का क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन से जीव जंतुओं के लिए कौन सी वनस्पति यूजफुल रहती है, इनकी बात हम इसमें करते हैं। फिर एक होता है आपके प्राणी भूगोल, प्राणी भूगोल। अब प्राणी भूगोल के अंदर आप क्या पढ़ेंगे कि आपका किस प्रकार से आपकी प्राणियां हैं, वनस्पति है, तो उनके ऊपर जो निर्भर करती हैं वो कहाँ कहाँ पर वितरित होती हैं। फिर आपकी होती है एक पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि आपके इकोलॉजी हो जाएगी है ना, पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी भूगोल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी हम क्या एनवायरनमेंट के अंदर ये पार्ट पढ़ते हैं। फिर आपकी हो जाती है एक पर्यावरण भूगोल यानी कि एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। पर्यावरण भूगोल के अंदर तो आई होप आपको क्लियर, आपने 11th 12th में अगर पढ़ी है अच्छे से, तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम कि आपके लिए कौन पारिस्थितिकी क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर ही आपके जैव भूगोल आ जाता है, आपकी पारिस्थितिकी भूगोल या पारिस्थितिकी विज्ञान आ जाती है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं कि कौन सा क्या जीव है, किस जीव की क्या यहाँ पर विशेषता देखी जाती है। इसके अलावा आपके जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन की बात भी हम पर्यावरण में पढ़ते हैं, क्योंकि पर्यावरण आपके यहाँ के चारों ओर का आवरण पर्यावरण होता है, सीधी लैंग्वेज यानी कि सीधी डेफिनेशन होती है। अब उस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आप क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। फिर एक होता है आपकी सांस्कृतिक भूगोल यानी कि आपकी कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल। अब सांस्कृतिक भूगोल के अंदर आप क्या पढ़ेंगे कि कौन से एरिया में कौन से कैसे लोग रहते हैं, उनका वहां का संस्कृति कैसी है, वहां का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है ना। जैसे कि जनजातियां होती हैं, जनजातियां अपनी स्पेसिफिक एरिया के अंदर किस प्रकार से निवास करती है, उनके बीच का यानी कि वो कौन कौन सा खान पीन करती है, उनकी संस्कृति क्या है, इनके बारे में, उनका कल्चर क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर एक होती है आपकी फिलोसॉफी यानी कि आपका दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके भौगोलिक चिंतन की बात की जाती है ना, भौगोलिक चिंतन के इसमें बात की जाती है, यानी कि आपके ज्योग्राफिकल थॉट के इसमें बात की जाती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपके भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे। अब वो ग्रीक विद्वान यानी कि उनका चिंतन, भौगोलिक चिंतन, अलग अलग जो विचारक होते हैं, जैसे आपके ग्रीक विद्वान हो गए, आपके रोमन विद्वान हो गए, आपके अरब विद्वान हो गए, आपके चीनी विद्वान हो गए, आपके अमेरिकन विद्वान हो गए, आपके ब्रिटिश विद्वान हो गए, आपके इंडियन थिंकर्स हो गए, है ना। इन सब की बात यानी कि भूगोलिक चिंतन, सब लोग भूगोल के बारे में क्या क्या चिंतन करते हैं, उन्होंने क्या क्या अपना विचार दिया है, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। फिर एक होता है आपकी सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल ज्योग्राफी। सामाजिक विज्ञान के अंदर हम बात करते हैं कि लोग, समाज क्या है, समाज और मानव के बीच की जो डिफरेंशियंस है वो कहाँ कहाँ पर कैसे है, क्या क्या उनके बीच में विशेषताएं है, क्या क्या उनके बीच का संबंध है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर एक होती है आपकी ऐतिहासिक भूगोल, आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है ना। ऐतिहासिक भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं, तो ऐतिहासिक भूगोल जैसा कि हमने देखा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि भूगोल है वो तो आपका क्या है,
स्पाशियल सिंथेसिस है, स्पाशियल आपका क्षेत्रीय विश्लेषण इसकी बात की जाती है, क्षेत्रीय विश्लेषण की व्याख्या इसमें की जाती है। अभी तो अगर इतिहास की बात कीजिए तो इतिहास में हम टेम्पोरल सिंथेसिस की बात करते हैं, हम कालिक संश्लेषण की बात करते हैं। तो इतिहास में हम समय की बात करेंगे कि इतने समय पूर्व वहां पर कौन सी क्या विशेषताएं थी, वहां पर कैसे लोग निवास करते थे, उनका वहां की जलवायु कैसी थी, वर्तमान में वहां पर जलवायु कैसी है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इनकी बात यहाँ पर देखी जाती है। फिर बात करें हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि आपका राजनीतिक भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल के अंदर आप बात करें कि सीमाएं क्या होती है, सीमांत क्या होते हैं, ज्यामितीय क्या होती है ना, इनके बीच का यानी कि दो देशों के बीच में संबंध कैसा होता है, पहले उनका संबंध कैसा था, उनके बीच में कौन कौन से युद्ध क्या हुए थे ना, इनके बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने इनके बारे में व्याख्या की थी। फिर एक होता है आपके पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंदर आई होप आपको एक फेमस आपकी जो थ्योरी होती है ना, जनसंख्या भूगोल की आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल यानी कि आपका जनांकीय संक्रमण मॉडल की अगर बात करें तो आपकी इसमें हमेशा आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आता ही आता है, यहाँ की इसके चरणों से क्वेश्चन आ जाएगा, इसकी बुक से क्वेश्चन आ जाएगा, इसके सन से क्वेश्चन आ जाएगा, इनकी ईयर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो भूगोल के जनसंख्या भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि लोग वहां पर किस प्रकार से निवास करते हैं, उसकी जनगणना की अगर बात करें तो वो भी हम जनसंख्या भूगोल के अंदर ही पढ़ते हैं कि भारत की जनगणना कितनी कैसी है, आपकी कितने क्या जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, संख्या क्या है। फिर अगर बात करें आर्थिक भूगोल की, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के अंदर आप मिनरल्स की बात करते हैं, संसाधनों की बात करते हैं कि किस एरिया के अंदर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी बात करेंगे। फिर एक आता है आपके आर्थिक सांख्यिकी यानी कि भूगोल में परिमाणात्मक प्राविधि। आर्थिक सांख्यिकी यानी कि आपके क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की बात की जाए, परिमाणात्मक, तो ये अगर इस यूनिट की बात की जाए तो ये आपकी कुछ कुछ आपकी आर्थिक भूगोल से रिलेटेड है, कुछ आपके भौगोलिक चिंतन से भी रिलेटेड मानी जाती हैं। और फिर आ जाती है आपकी खगोल और गणित विज्ञान यानी कि आपके स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी की बात करें कि आपके खगोलीय भूगोल। तो स्टैटिस्टिकल और आपकी जो कार्टोग्राफी होती है, प्रैक्टिकल वाला भाग होता है, उसकी बात हम किसमें करेंगे, आपके गणित एवं खगोलिकी या फिर गणित एवं खगोलिकी भूगोल के अंदर इसका अध्ययन हम करते हैं। तो भूगोल का क्षेत्र क्या हो गया आपका, इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट हो गया, आपका इंटीग्रेटिंग एरिया हो गया, जिसके अंदर हम सभी चीजों की हम इस प्रकार से बात करते हैं। कोई भी एरिया आपका आई होप छूटा नहीं होगा, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमर्स सब्जेक्ट हो, तीनों की इसमें हम बात करते हैं, यानी कि सभी के एरिया की बात हम किसमें करेंगे, भूगोल के अंदर की जाती है। क्लियर यहाँ तक। फिर अगर इसमें बात करें कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण इंटरडिसिप्लिनरी आपका जो विषय है, सब्जेक्ट है, उस इसके अध्ययन के लिए हम दो अप्रोच लगा सकते हैं। एक तो है आपका विषय वस्तुगत यानी कि क्रमबद्ध सिस्टमेटिक अप्रोच, और एक है आपका प्रादेशिक या रीजनल अप्रोच। अगर सिस्टमेटिक अप्रोच और प्रादेशिक ज्योग्राफी यानी कि रीजनल सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और आपकी जो रीजनल ज्योग्राफी इसकी बात करें, तो आपके जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है वो तो आपके विद्वान की अगर बात करें, हम्बोल्ट महोदय ने इसके बारे में अच्छे से डिफाइन किया है। और प्रादेशिक भूगोल की बात करें तो इन्हीं के आपके समकालिक रीटर महोदय ने रीजनल ज्योग्राफी की अच्छे से बात की है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के प्रवक्ता या फिर इन्होंने किसने इनकी बात की है, तो हम्बोल्ट महोदय। और आपकी जो रीजनल ज्योग्राफी है इसकी बात किसने की है, तो आपके जो रीटर महोदय हैं, कार्ल रीटर, है ना, कार्ल रीटर महोदय ने इनकी बात की है। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, नेक्स्ट अपन जब यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें आपका क्लियर ये हो जाएगा। फिर आपका विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम यानी कि आपका जो सिस्टमेटिक अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच यानी कि किस प्रकार से ये एक सिस्टम वाइज यानी कि एक क्रमबद्ध रूप से ये आपकी चलती है। तो इसकी अगर बात करें कि यह वही उपागम है जो सामान्य भूगोल का होता है। सामान्य भूगोल का यानी कि हम किस प्रकार से, हम जैसे आपको छत पे जाना है तो आपकी सीधी सीधी क्या है कि आपको सीढ़ियों से जाना है, ये आपका क्या है, सामान्य तरीका है कि आपको छत पर जाना है तो सीढ़ियों से आप जाओगे। तो जैसा कि आपको भूगोल पढ़ना है तो आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, है ना, आपको सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ये तो आपके सामान्य भूगोल है। यह उपागम जर्मन भूगोल वेता, यह उपागम एक जर्मन भूगोल वेता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने द्वारा इसको प्रवर्तित किया गया था। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आपके कहाँ के थे, आपके जर्मन विद्वान थे, जर्मन भूगोल वेता थे, जिन्होंने आपके क्रमबद्ध या फिर आपके सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में बताया था। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरी विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। केवल एक तथ्य है, उसका ही आपके पूरे विश्व स्तर के ऊपर उसका अध्ययन किया जाएगा। तत्पश्चात
क्षेत्रीय प्रतिरूपों की पहचान की जाएगी, यानी कि केवल एक मेथड लगाया जाएगा, उस एक मेथड के आधार पर आपके सभी, यानी कि पूरे विश्व में जहां पर भी वैसे आपकी जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन उसमें किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के विषय में रुचि रखता है, तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर वर्गीकरण, जैसे विश्वतरीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कौनधारी वन, मानसूनी वन इत्यादि वन की पहचान, उनके विवेचन और सीमांकन करना होगा। यानी कि एक सिस्टम से हम काम करेंगे। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको जलवायु के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर वनस्पति का एग्जाम्पल है, आप जलवायु का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जलवायु का एग्जाम्पल लेने के लिए आपको सबसे पहले जलवायु पढ़नी होगी कि जलवायु क्या है, किस प्रकार की होती है, क्या क्या उनके प्रकार होते हैं। फिर उसका आपके जो विश्व स्तर है, आपके पूरे ग्लोब के अंदर कौन से एरिया में कौन से जलवायु पाई जाती है, कैसी वहां पर विशेषताएं हैं, कैसी वहां पर परिस्थितियां है, कंडीशन वहां पर देखी जाती है। तो इसी प्रकार से वनस्पति है, तो पहले आपको वनस्पति के बारे में अध्ययन करना होगा। फिर किस प्रकार की वनस्पति कौन से एरिया के अंदर पाई जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। वहीं अगर इसके अलावा एग्जाम्पल लें हम, वनस्पति क्या हो गया, जलवायु का हो गया, मृदा का एग्जाम्पल लें, मृदा भूगोल भी हम पढ़ते हैं। अगर मिट्टी का एग्जाम्पल ले तो मिट्टी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर वहां के एरिया को देखेंगे कि पूरे विश्व स्तर पर किस जगह पर कैसी विशेषता है, कैसी जलवायु है, कैसी वहां की वनस्पति है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर मृदा भूगोल को इसमें ऐड करेंगे कि वहां पर इस वनस्पति में इस जलवायु के अंदर ये मृदा आपके वहां पर देखी जाएगी। तो एक कंडीशन को हमने पहले अच्छे से पढ़ा, फिर उसको हमने विश्व स्तर के ऊपर उसको लागू किया, उसका वहां पर विवेचन किया। तो ये होती है आपकी क्रमबद्ध अप्रोच, यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड है आपकी रीजनल अप्रोच, यानी कि आपकी जो प्रादेशिक भूगोल उपागम है, इसमें किसी एक क्षेत्र विशेष, नाम में आ रहा है प्रादेशिक या रीजनल, रीजनल यानी कि आपका क्षेत्रीय। तो रीजनल अगर हम क्षेत्रीय या प्रादेशिक भूगोल की बात करें, तो इसका विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेता कार्ल रिटर महोदय के द्वारा किया गया था। तो सिस्टमेटिक अप्रोच आपकी हम्बोल्ट महोदय और आपकी रीजनल अप्रोच आपकी कार्ल रिटर महोदय की। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसमें विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर, यानी कि हायरार्कियल पदानुक्रम स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया गया है, और फिर एक विशेष प्रदेश के सभी भौगोलिक तथ्यों का इसमें अध्ययन किया जाता है। पहले सभी को हम जैसे कि हमने डिवाइड किया वनस्पति के आधार पर कि विश्वतरीय सदाबहार वन हो गए, है ना, मानसूनी वन हो गए। अब इसमें हम क्या बात करेंगे कि जो विश्वतरीय सदाबहार वन है उनका अध्ययन इसमें हम करेंगे, उनका स्पेसिफिक, उनका यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह प्रदेश प्राकृतिक राजनीति के निर्दिष्ट, यानी कि नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। क्लियर कि एक फिक्स आपका किसी ना किसी रीजनल का या किसी ना किसी रीजन या क्षेत्र का इसमें अध्ययन किया जाता है। क्लियर हुआ। दो अप्रोच हो गई आपकी, एक हो गई आपकी प्रादेशिक, यानी कि सबसे पहले हम बात करें क्रमबद्ध सिस्टमेटिक, और सेकंड है आपकी प्रादेशिक। क्लियर। सिस्टमेटिक की अगर बात की जाए तो इसके आपके जो प्रवक्ता हैं वो कौन है, आपके हम्बोल्ट महोदय हैं, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय हैं। और प्रादेशिक भूगोल के जो प्रवक्ता है वो आपके कार्ल रिटर महोदय आपके माने जाते हैं। तो सीधा सीधा ये दो आपकी ये नाम आपको याद रखने हैं। और आपके जो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपके इरेटोस्थेनीस महोदय ने किया था, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्रमबद्ध भूगोल की बात करें तो क्रमबद्ध भूगोल के अंदर पहले पूरे एक एरिया का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके अंदर हम उसका चरणबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करते हैं। वहीं पर अगर प्रादेशिक भूगोल की बात की जाए तो इसमें भी हम हायरार्किकल ऑर्डर में करते हैं ना, चरणबद्ध तरीके से भी करते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम किसी ना किसी एक स्पेसिफिक एरिया का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे क्रमबद्ध भूगोल के अंदर हमने वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर अलग अलग क्षेत्र हमने डिफाइन किए। अब उन क्षेत्रों का हायरार्किकल ऑर्डर, यानी कि आपका अगर इस प्रकार ग्लोब की बात करें तो सबसे पहले 0 डिग्री पर आपके विश्वतरीय के सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर आपके उपोष्णकटिबंध वाला एरिया आ गया, फिर यहाँ पर आपके उपध्रुवीय क्षेत्र आ गया, और यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र आ गया। तो प्रादेशिक एरिया के अंदर पहले हम विश्वतरीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, फिर हम उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, फिर हम उपध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, फिर हम ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो एक हायरार्किकल ऑर्डर में एक सोपानाक्रम या पदानुक्रमिक आपकी इस तरह से हम इसका अध्ययन इसमें करते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब बात करें भूगोल में द्वैतवाद, यानी भूगोल के अंदर ड्यूअलिज्म। अगर ड्यूअलिज्म की बात करें कि भूगोल में द्वैतवाद कैसे हैं, तो द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। प्रारंभ में विद्वान, अब इसके अगर ड्यूअलिज्म की बात की जाए तो वारेनियस महोदय को आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले द्वैतवाद का यूज किसने किया था,
वारेनियस महोदय ने ही किया था। तो प्रारंभ में विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ में मानव भूगोल का विकास यहाँ पर देखा गया। पहले लोग क्या करते थे कि यानी कि पहले जो विद्वान थे वो क्या करते थे कि केवल आपके फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर ही फोकस किया करते थे कि इसके अंदर जलवायु कैसी है, उचावच कैसा है, पर्वत पठार मैदान कैसे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि मानव भी उनके बीच में निवास करता है, मानव भी उनसे इफेक्ट होता है, तो उनका भी अध्ययन करना चाहिए कि मानव अपनी जलवायु यानी कि मानव उस जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को किस प्रकार से ढाल रहा है। तो उसका अध्ययन धीरे धीरे बाद में पता चलता है। तो उसके फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों को इसमें पढ़ा जाने लगा। तो उनके बीच का ड्यूअलिज्म हो गया, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, उनके बीच का द्वैतवाद यानी कि ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरलिंक है, इसका अध्ययन इसमें किया जाने लगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? नमस्ते जी, नमस्ते यशपाल जी। आज थोड़ा-सा टेक्निकल यानी कि आपका जो सिस्टम है, तो थोड़ा सिस्टम दूर है, तो उस वजह से आपके कमेंट्स वहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। कल से क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो उसमें आपका ये सिस्टम भी सही कर दिया जाएगा। तो जैसे-जैसे आपको कोई डाउट रहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकेंगे, तो आपके वहाँ से क्लियर हो जाएगी, है ना? तो यहाँ तक क्लियर है आई होप, है ना? क्योंकि ईज़ी टॉपिक है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। फिर है नेक्स्ट आपके भूगोल की शाखाएँ। अब भूगोल का समाकलित विषय के रूप में तो अपन ने इसने देख लिया कि भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में किस प्रकार है। अब भूगोल की अगर शाखाओं की बात करें, तो भूगोल का जो मैंने पीछे डायग्राम देखा था कि भूगोल के कौन-कौन से क्षेत्र हैं। तो उसमें कौन-कौन से आपकी अन्य विशेषताएँ हैं, कौन-कौन सी अन्य शाखाएँ हैं, उसका इसमें अध्ययन करते हैं। तो भूगोल की शाखाओं में बात करें, तो सबसे पहले होती है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपकी फिजिकल ज्योग्राफी को आप पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का ही इसमें भाग देखा जाता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, तो इसके अंदर आपकी 4 यूनिट्स आपकी शामिल की जाती है। सबसे पहले होती है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, है ना? इसमें आ गई आपकी भू आकृति विज्ञान, फिर आती है आपकी क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान, फिर आती है आपकी ओशियनोग्राफी या हाइड्रोलॉजी यानी कि जल विज्ञान, और एक आती है आपकी बायोज्योग्राफी यानी कि जैव विज्ञान या जैव भूगोल या एनवायरनमेंट को भी इसी में शामिल किया जाता है। अब भूआकृतिक विज्ञान की बात की जाए, जियोमॉर्फोलॉजी की बात की जाए, तो इसमें आपको पता है कि जियोमॉर्फोलॉजी नाम में आ रहा है भू आकृति। भू आकृति यानी कि भू आकृति में उचावच कैसे हैं? उचावच यानी कि आपकी 3 प्रकार के रिलीफ देखे जाते हैं, है ना? प्राथमिक स्तर की उचावच, द्वितीय स्तर की उचावच और तृतीय स्तर। अगर प्राथमिक उचावचों की बात करें, तो आपके जो महासागर जो और महाद्वीप है, उनको आपके प्राथमिक उचावचों के अंदर शामिल, प्रथम श्रेणी के उचावच के रूप में इसमें शामिल किया जाता है, महासागर और महाद्वीपों को। सेकंड अगर बात करें कि आपके द्वितीय श्रेणी के उचावच, अब उन महाद्वीपों और महासागरों के ऊपर आपके कौन-कौन से पर्वत, पठार, मैदान ये आपके जो बनते हैं, आपके नेचुरली, है ना? नेचुरली आपके वलन संपीड़न से किस प्रकार से वो पर्वत, पठार, मैदान ये बनते हैं, नदियों के द्वारा अवसाद जमा करने से आपके कौन-कौन से मैदान बनते हैं ना? उनकी बात करते हैं हम द्वितीय श्रेणी के उचावच में। फिर हम बात करें तृतीय श्रेणी की उचावच में। अब आपके महाद्वीप महासागर तो हो गए प्रथम श्रेणी, उनके ऊपर पर्वत पठार मैदान भी बन गए। तृतीय श्रेणी के उचावच में क्या होंगे, जो आपके अपरदन और निक्षेपण से जो आपकी परिस्थितियों से जो आपकी स्थलाकृतियां बनती हैं, उनको हम पढ़ते हैं आपके तृतीय श्रेणी के उचावच में। अब तृतीय श्रेणी के उचावच में अपरदन और निक्षेपण आगे हमारी यूनिट है ना, जैसे कि आपकी नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हो गई, ये आपके तृतीय श्रेणी के उचावच में होंगे। आपके पवन द्वारा निर्मित आपकी स्थलाकृतियां हो गई, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हो गई, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हो गई, है ना? इन सब स्थलाकृतियां जो बनती है आपकी एक रिलीफ के ऊपर, उचावच के ऊपर या आपके मैदान के ऊपर, उनको हम पढ़ते हैं तृतीय श्रेणी के उचावच में। फिर आपके जो अपर्दन चक्र क्या होता है ना, अपक्षय क्या होता है, आपके जो अपर्दन चक्र के कौन कौन से मॉडल थे, है ना, इनकी बात भी हम किस में करते हैं, आपके जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो आपके जो रिलीफ्स हैं, उनकी बात हम कहाँ पर करेंगे, आपके प्रथम श्रेणी के उचावच, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उचावच, इनकी बात करते हैं हम भू आकृति विज्ञान में। तो भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी ये भू आकृतियों यानी कि लैंड फॉर्म्स, भू आकृति यानी कि लैंड फॉर्म्स, उनके क्रमिक विकास यानी कि इवोल्यूशन और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप मैंने जो आपको बोला कि कौन कौन से श्रेणी के उचावच है, उससे आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे आपके भू आकृति विज्ञान के अंदर शामिल किया जाता है। तो आपको अगर इसमें पूछा जाए कि आपके जो
तृतीय श्रेणी सॉरी आपके जो पवन द्वारा निर्मित क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी द्वारा निर्मित कोई भी आपकी स्थलाकृति ले लो, एक आपकी वी आकार की घाटी ले लो, कोर्स गोर्स ले लिए, कैनियन ले लिए ना, एक इस प्रकार से किसी भी एक स्थलाकृति का नाम दे दिया जाए। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि किस प्रकार की श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं, तो आपको एग्जाम आपको आंसर पता होना चाहिए कि इसका कौन से श्रेणी के उच्चावच होंगे। ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच ये माने जाते हैं। क्लियर। फिर सेकंड आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी की यूनिट होती है वो होती है आपकी जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी के अंदर यानी कि क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है, मौसम कैसा है, उसके बारे में किस किस ने कौन कौन से महोदय ने क्या क्या बातें की हैं उसके बारे में पढ़ते हैं ना। तो इसके अंदर वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना यानी कि आपके जो आसपास आपका ऊपर वायुमंडल है वो आपका किस प्रकार से उसकी संरचना है, कैसा संगठन है। तो आपने शोभ मंडल पढ़ा होगा है ना आपकी क्लास में 11th-12th में, समताप मंडल पढ़ा होगा, मध्य मंडल पढ़ा होगा, आयन मंडल पढ़ा होगा, बहिर्मंडल पढ़ा होगा। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किसमें कौन सा टेम्परेचर कितना क्या पाया जाता है, कौन से किसमें कौन से बादल पाए जाते हैं ना, इनकी बात इजी इजी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे बीच बीच में और आपसे इसका आंसर भी आपको देते जाना है। फिर अगर बात करें कि मौसम, मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है। अब ऋतु, मौसम और जलवायु इन तीनों में क्या डिफरेंस रहने वाला है, ये बात भी हम किस में करेंगे, जलवायु विज्ञान में करेंगे। जलवायु के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन से आपके पूरे यानी कि आपके जो ग्लोब होता है उसके अंदर ऊपर आपकी कौन कौन सी जलवायु देखी जाती है। जलवायु प्रदेश का आपके अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण में आप बात करें कोपेन महोदय का अगर वर्गीकरण है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है, कौन कौन से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, कौन कौन से अक्षरों का प्रयोग किया, किसकी क्या विशेषता बताई, इसका अध्ययन इसमें करेंगे। इसके अलावा आपके जो चक्रवात हो गए है ना, तूफान हो गए, इनकी बात भी हम किसमें करेंगे, क्लाइमेट में ही करेंगे। फिर आपकी थर्ड आती है आपकी यूनिट आपकी जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी या ओशनोग्राफी या समुद्र विज्ञान। इसके अंदर बात करें कि ये धरातल के जल परिमंडल, नाम में आ रहा है जल, तो धरातल के ऊपर जो महासागर है, हमने प्रथम श्रेणी की उच्चावच में देखा था महाद्वीप और महासागर, तो महासागर है, उन महासागरों के अंदर की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो महासागर कौन से विशेषताओं के हैं, इसमें अंदर क्या क्या और भी कंडीशंस देखी जाती हैं। तो जल परिमंडल जिसमें समय, नदी, झील, अन्य जलाशय सम्मिलित हैं तथा उनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों उनके कार्यों का प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। क्लियर। फिर है आपका मृदा भूगोल, मृदा भूगोल इनके सोइल ज्योग्राफी के अंदर ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादक स्तर, वितरण एवं आपका उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित देखा जाता है ना। तो मिट्टियों के बारे में ओवरऑल आपका सारा इसमें शामिल किया जाता है। फिर है आपका सेकंड आपका मानव भूगोल, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो गई, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आप एनवायरनमेंट को भी शामिल कर सकते हैं, जैव भूगोल को भी शामिल कर सकते हैं। अब मानव भूगोल की बात करें, आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, तो इसमें सबसे पहले पार्ट आ जाता है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। मानव है तो समाज में रहेगा, समाज में रहेगा तो उसकी कोई ना कोई संस्कृति से रिलेटेड रहेगा। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, आपके मानव भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत समाज एवं इसके स्थानिक और प्रादेशिक गत्यात्मक एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों पर इसका अध्ययन किया जाता है। फिर आपकी जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, अब वहां की समाज में रहने वाली जनसंख्या कैसी है, कितनी है, क्या है। अधिवास यानी कि उनका घर कैसा है, उनके मकान कैसे हैं, उनके भी आपके इसमें टाइप्स की व्याख्या करेंगे। अब सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गई और जनसंख्या, यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास, व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो आपके जो डाटा वाला पोर्शन है, जनगणना वाला पोर्शन है, वो इसी में आपको याद रखना है, जनसंख्या भूगोल के अंदर ही आपको याद रखना है। जबकि अधिवास भूगोल के अंदर ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के वितरण, ग्रामीण यानी कि गांव में कैसे अधिवास होते हैं, नगरों में कैसे अधिवास होते हैं ना, उनके वितरण और उनकी अन्य विशेषताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी कि उनमें घरों का अध्ययन किया जाता है, उनका प्रतिरूप कैसा होता है ना अधिवासों का, किस एरिया के अंदर कौन से अधिवास देखे जाते हैं। जैसे मैदानी एरिया में देखा जाए ना, समतल एरिया में देखा जाए तो आपके नीचे आपके धरातल पर आपके इनके मैदानों में आपके घर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर पर्वतीय इलाकों की बात की जाए, पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए, तो आपको पता है कि पर्वतों के ऊपर किस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। तो वहां पर आपके उनके अधिवासों का पैटर्न कैसा रहने वाला है ना, उसकी बात इसमें की जाती है। फिर आपके आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो ये मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कि कृषि, उद्योग,
पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना तत्व, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ना, एवं आपके अवसंरचना या अवस्थापना तत्व यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और सेवाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी यूनिट है जो आपको क्लियर करनी है। अब नेक्स्ट अगर बात करें आपके मानव भूगोल में ही आपके ऐतिहासिक भूगोल की, आपकी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की, यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है, यानी कि आपको कोई ना कोई तो पास्ट रहता ही है, तो उनसे गुजरने के बाद भी आप वर्तमान स्थिति के ऊपर पहुंचते हैं। तो वो पास्ट आपका कैसा है, यानी कि पहले पूर्व में वो चीजें कैसी थी, वर्तमान में वो चीजें कैसी हैं, उनके बीच का अध्ययन इसमें किया जाता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है ना। राजनीतिक भूगोल की बात करें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें, तो यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है और सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण ये करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। इसलिए ये भी हम किसमें पढ़ेंगे, आपकी ऐतिहासिक भूगोल के अंदर इसको पढ़ा जाता है। क्लियर? सॉरी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर इसको पढ़ा जाता है। अब एक यूनिट आपकी इंडिविजुअली देखी जाए या फिर आप फिजिकल ज्योग्राफी में भी इंटरलिंक करके देखा जाए, तो आपकी होती है बायो ज्योग्राफी, जीव भूगोल। बायो ज्योग्राफी के अंदर आपकी पादप भूगोल आ जाएगी, पारिस्थितिक भूगोल आ जाएगी, पर्यावरण भूगोल आ जाएगी, है ना। तो इसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ यानी कि इंटरफेस के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय होता है। इसके अंदर निम्नलिखित शाखाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले जीव भूगोल की बात करें, फिर आपके वनस्पति भूगोल की बात करें, फिर आपके पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करें और आपके पर्यावरण भूगोल की बात करें। तो अलग से आप पढ़े तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपकी इसको मानव भूगोल और आपकी जो भौतिक भूगोल है उनके ही बीच का ये इंटरफेस देखा जाता है, उनके बीच में ये मानी जाती है। तो जीव भूगोल के अंदर आप जीवों की बात करेंगे, पशुओं की बात करेंगे ना। उसके बाद वनस्पति भूगोल के अंदर आप वनस्पति की बात करेंगे। पारिस्थितिकी के अंदर आपके प्राकृतिक प्रजातियों के निवास और स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें करते हैं कि वो जो पादप है और जो वनस्पति है वो एक एरिया के अंदर किस प्रकार से निवास करती है, उसका अध्ययन किसमें करेंगे, आपके पारिस्थितिकी, यानी कि इन दोनों के ही मिक्सअप यानी कि इसका अध्ययन आपके पारिस्थितिकी विज्ञान में किया जाता है, जीव भूगोल और वनस्पति भूगोल। फिर आपका पर्यावरण भूगोल। अब ये सारी चीजें आपके जीव हो गए, पादप हो गए, वनस्पति हो गई, ये सारी चीजें आपकी पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से निवास करती हैं, इसका अध्ययन आपके पर्यावरण भूगोल के अंदर किया जाता है। और ये क्या क्या इफेक्ट करती है, मानव को इनसे क्या प्रभाव पड़ता है और इन मानव से इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना, दोनों की बात करते हैं। संपूर्ण विश्व के पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं, है ना, समस्याएं कौन कौन सी आती है, जैसे कि आपके भूमि ह्रास, प्रदूषण हो गया, संरक्षण की चिंता हो गई, आदि का अनुभव इसमें किया गया और इसके अध्ययन के लिए ही इस यूनिट को यानी कि इस शाखा का विकास किया गया है। क्लियर? अब प्रादेशिक उपागम पर आधारित आपके जो भूगोल की शाखाएं हैं, प्रादेशिक यानी कि आपका कार्ल के द्वारा बताया गया आपकी रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल अप्रोच यानी कि आपकी इसमें वृहत, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय उनको बांटा गया। फिर ग्रामीण इलाकों यानी कि इसमें अगर रीजनल ज्योग्राफी की अगर बात करें कि रीजनल ज्योग्राफी में अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो एक हमारा हम हायरार्किकल ऑर्डर में लेते हैं कि एक सबसे पहले एक बड़ा क्षेत्र लेंगे, वृहद एरिया लेंगे, फिर उसमें मध्य एरिया लेंगे, फिर आपके लघु स्तर का अध्ययन किया जाता है। फिर ग्रामीण इलाका नियोजन एवं शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन की इसमें बात की जाती है, किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट किया जाता है, किस प्रकार से उनका अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक विकास की जब बात की जाए, रीजनल विकास की बात की जाए, तो आपके जो विद्वान थे जैसे गुंडार फ्रैंक हो गया ना, गुंडार मेडल हो गया, फ्रिडमैन हो गए, आपके जो हिर्शमैन हो गए, ये महोदय आपके प्रादेशिक विज्ञान या प्रादेशिक नियोजन की बात करते हैं, तो इनकी भी हम बात आगे डिटेल से करेंगे। प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण, अब उसका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, इन विद्वानों ने अपनी क्या क्या थ्योरीज दी थी जिसके अंदर आपके प्रादेशिक विज्ञान या प्रादेशिक भूगोल की बात की जाए। अब दो ऐसे पक्ष है जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ है यानी कि सर्वनिष्ठ है, वो कौन से हैं? अब दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक तो आपका दर्शन यानी कि फिलोसॉफी और एक आपका विधि तंत्र यानी कि आपके मेथोडोलॉजी एंड आपकी टेक्निक्स का अगर बात की जाए, तो ये अलग से यूनिट आपकी होती है। अगर इनको वैसे पढ़ा जाए तो इसमें आपकी कौन कौन सी यूनिट होगी, आपकी भौगोलिक चिंतन इसमें आ जाएगी, है ना, भौगोलिक चिंतन यानी कि ज्योग्राफिकल थॉट की अगर बात करें तो इसमें बात की जाएगी। एक यूनिट हो जाती है आपकी, एक यूनिट होती है आपकी मानचित्र कला,
मानचित्रकला और एक होती है आपकी सांख्यिकी भूगोल। सांख्यिकी भूगोल, तो ये तीन चीजें आपकी इंडिविजुअल यानी कि उनका अलग से ये दिए गए हैं। तो इसमें आपकी भौगोलिक चिंतन हो गया, भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रियात्मक मानव परिस्थिति की हो गई, विधि तंत्र और तकनीक के अंदर आपके सामान्य और संगणक आधारित मानचित्र हो गए, मानचित्र कला के अंदर आएंगे, परिमाणात्मक तकनीक एवं सांख्यिकी तकनीक हो गई, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां हो गई, वो भी आपके मानचित्र कला के अंदर आएगी, भू सूचना वैज्ञानिक तकनीक हो गई जैसे कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि आपकी स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी की बात करें, जैसे आपकी रिमोट सेंसिंग हो गई, दूर संवेदन तकनीक हो गई, जीआईएस हो गया, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, और आपका जीपीएस हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये चीजें सारी हम इन 3 यूनिट के अंदर कवर करते हैं। तो आपके सामने इतनी अलग से ये सारी शाखाएं दी गई हैं, इनका सारा आपका इंटरलिंक इन 3 यूनिट के अंदर आपके देखा जाता है। इन 3 यूनिट के अंदर हम सारी चीजें ये पढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये बात करें कि भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागमन के आधार पर, तो प्रादेशिक अध्ययन हो गया, प्रादेशिक विकास हो गया, है ना, प्रादेशिक विश्लेषण हो गया और प्रादेशिक योजना हो गई। अब प्रादेशिक अध्ययन के अंदर आपके स्थूल यानी कि बृहद, मध्यम और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन करते हैं। और अगर प्रादेशिक योजना की बात करें तो देश या ग्रामीण योजना और शहरी योजना इसकी बात करते हैं ना। अब अगर बात करें कि भौतिक भूगोल और इसका महत्व क्या है, भौतिक भूगोल इसका महत्व, आई होप ये वापस से रिपीट हो गया, है ना, क्योंकि इसी में हमने देखा आपका भौतिक भूगोल के अंदर आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर यानी कि आपके भू आकृतिक विज्ञान के अंदर, है ना, हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया आपका, इसके अलावा आपके इकोलॉजिक पैरामीटर्स हो गए, मिट्टी या इनकी मिट्टी मृदा भूगोल इसमें देखी जाती है। फिर आ जाता है आपके प्रमुख परिभाषाएं। अब प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, तो आपसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ संभावना देखी जाती है। क्लियर? तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले तो भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना ही एक भूगोल है। तो भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना होता है। तो स्टार्टिंग में ही आपके सामने क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन की बात की गई थी, तो इसकी परिभाषा आपने किसने दी थी, एरियल डिफरेंसेस, स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंसेस की व्याख्या आपके हार्टशॉन महोदय ने की थी। तो ये आपसे पूछने की संभावना है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन इसके बाद यानी कि इस कथन को किस विचारक ने दिया था, तो आपके जो रिचर्ड हार्टसॉन महोदय हैं उन्होंने ये दिया था, अमेरिकन विद्वान, ये आपके भूगोलवेता माने जाते हैं। Geography is a concern with the description and explanation of the aerial differences of the earth surface. This is called by Richard Hartshorne. भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये आपके महोदय हैं अल्फ्रेड हेटनर महोदय। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपकी इंपोर्टेंट कौन सी परिभाषा रहने वाली है, ये वाली आपकी परिभाषा, क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन वाली परिभाषा आपकी इंपोर्टेंट रहने वाली है। ज्योग्राफी स्टडी ऑफ डिफरेंसेस ऑफ फेनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। बात वही है, उसी में शब्दों का चेंज करके इसमें ये बात बोल दी गई है अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा। क्लियर? तो इस प्रकार से दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आपका जो भूगोल है एक समाकलित विषय के रूप में किस प्रकार है, क्या क्या इसमें चीजें देखी जाती है, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो आपको इजीली याद रखना है कि आपके फिजिकल ज्योग्राफी की शाखाएं कौन सी हैं और आपके मानव भूगोल की शाखाएं कौन सी है। तो इजी अगर टॉपिक पूछा जाता है तो आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है ना, हम देखें इसमें भौतिक विज्ञान या भौतिक भूगोल की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी शाखाएं आएगी ना, आपकी मानव भूगोल की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी शाखाएं आएगी, और आपकी एक अलग से एक थर्ड यूनिट दी गई है बायो ज्योग्राफी यानी कि जैव भूगोल की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी शाखाएं आने वाली हैं। तो भौतिक भूगोल की बात करें तो इसमें आपकी जियोमॉर्फोलॉजी हो गई यानी कि भू आकृतिक विज्ञान हो गई, है ना, इसी में आपकी जलवायु विज्ञान हो गई, इसी में आपकी जलवायु विज्ञान हो गई, इसी में आपकी जल विज्ञान या फिर समुद्र विज्ञान आपकी हो गई। इसके अंदर है आपका मृदा विज्ञान यानी कि मृदा भूगोल आपकी देखी जाती है भौतिक भूगोल के अंदर। मानव भूगोल की बात करें तो इसमें आपकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक व सामाजिक विज्ञान हो गई, इसी में आपकी जनसंख्या विज्ञान हो गई या जनसंख्या भूगोल हो गई, इसी में आपकी अधिवास भूगोल हो गई, है ना, जनसंख्या भूगोल हो गई, अधिवास भूगोल हो गई, इसी में आपकी आर्थिक भूगोल हो गई, है ना, इसी में आपकी ऐतिहासिक भूगोल हो गई, ऐतिहासिक भूगोल हो गई, इसी में आपकी राजनीतिक भूगोल हो गई,
राजनीतिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गई। अब अगर जैव भूगोल की बात करें तो जैव भूगोल के अंदर आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जीव यानी कि जूलॉजी पढ़ते हैं, जैव विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें आप वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, है ना। इसी के अंदर आप पारिस्थितिकी विज्ञान पढ़ते हैं या पारिस्थितिकी भूगोल पढ़ते हैं, और इसी में आप क्या पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं, पर्यावरण विज्ञान पढ़ते हैं। इसके अलावा आपकी जो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स हो गई, ज्योग्राफिकल कार्टोग्राफी हो गई या ज्योग्राफिकल थिंकर्स हो गए यानी कि थॉट हो गई, इनकी बात में हम पढ़ते हैं। तो ये 3 यूनिट तो आपको देखनी है कि आप इसके अंदर आपको कौन-कौन सी शाखा किसमें शामिल की जाती है। क्लियर? इसके अलावा आपकी जिस प्रकार से आगे हम जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज़ देखें, तो सबसे पहले आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होती है। फिजिकल ज्योग्राफी में भी आपकी जियोमॉर्फोलॉजी होती है, भू-आकृति विज्ञान होती है। तो नेक्स्ट आपकी क्लास रहने वाली है आपके सेकंड टॉपिक, सेकंड आपकी जो नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्लियर हुआ होगा। जो भी आपका डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आपके जो अन्य आपके पास जो सोर्स है वहां पर आप बता सकते हैं जो भी आपका डाउट हो। तो क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 1918 में कोपेन ने विभाजन किया। हाँ जी, हाँ दामोदर जी, मैम इसमें जनक है, पूछा जा सकता है जय भगवान। आसान पूछा जा सकता है, आपसे अच्छे से डिटेल से चर्चा की जाएगी दामोदर जी, यशपाल जी, टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे आपके सामने थ्योरी आती है आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। एक्स्ट्रा चीजें भी आपके साथ आ सके, नोट्स हैं तो एक्स्ट्रा चीजें आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, है ना।